ओके, स्पेस टेक्नोलॉजी में सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं आदित्य L1 के बारे में। आदित्य L1 ऐसा टॉपिक है जो हमेशा ही इंपॉर्टेंट है, और ये कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जो 2023 के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका पहला न्यूज़ आता है इसरो की तरफ से 2010 में, और ये बोला जाता है 2016 तक भारत आदित्य मिशन को भेज लेगा, जो भारत का पहला सोलर मिशन होगा। और इसमें PSLV का एक वेरिएंट होगा जिस इंजन का यूज़ किया जाएगा, PSLV XL वेरिएंट का यूज़ किया जाएगा। ओके, ये चीज़ 2016 के लिए थी, जबकि ये चीज़ आपको पता है ये प्रोजेक्ट डिले होते 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 ये 2023 का हो जाता है, 23 का हो जाता है, और डेट होता है 2 सितंबर 2023, जब ये सतीश धवन स्पेस सेंटर से भारत के अंदर से भेजा जाता है सफलतापूर्वक। और जो जनवरी में जाता है और अपनी कक्षा में पहुंचता है वही जहां इसे लगाना होता है पृथ्वी की सतह से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर की डिस्टेंस पे। ओके, जिसे हम लोग L1 पॉइंट के नाम से जानते हैं। एक ऐसी जगह है जिसके बारे में एक मैथमेटिशियन था जिसका नाम था लैग्रेंज, उसी ने इसके बारे में बताया था। इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं, ऐसी जगह होती हैं जो ब्रह्मांड में यानी अंतरिक्ष में बोलिए ज़्यादा अच्छा है, जो दो सेलेस्टिकल बॉडीज़ के बीच में, दो खगोलीय पिंडों के बीच में पाई जाने वाली एक स्पेसिफिक जगह होती है जो किसी मामले में बहुत ही बेहतर होती है। उस सब पे हम लोग चर्चा करेंगे एक्चुअल में L1 क्या होता है, और लैग्रेंज ने इस तरह के L1, L2, L3, L4 और L5 जिन सारे के सारे पॉइंट्स के बारे में बताया था वो पॉइंट्स क्यों हैं, और L1 ऐसा क्या बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जहां पर आदित्य को रखा जाने की बात हुई है। और आदित्य की डिस्कशंस हम लोग फिलहाल 2010 से कर रहे हैं। हो सकता है आप में से कई लोगों ने 2022 या 23 में सुना होगा, जबकि ये टॉपिक कोई नया टॉपिक नहीं है, ये पीछे के 14 सालों से चलने वाला टॉपिक है। जबकि ये भी कह सकते हैं प्रोजेक्ट डिले भी हो चुका था काफ़ी हद तक, लेकिन देखिए डिले होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोजेक्ट फेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश का उसमें पैसा लगता है, हमारे साइंटिस्ट की मेहनत होती है, उनकी एनर्जी होती है। जैसे आप अगर इतने पैसे लगाने के बाद, इतना समय देने के बाद, मेहनत करने के बाद फेल हो जाते हैं, तो जो फ्रस्ट्रेशन होता है वो चीज़ इसरो के साइंटिस्ट के साथ भी होता है। तो प्रोजेक्ट फेल ना हो, डिले हो जाए, वो सब ठीक है। तो वही मैं कहूँगा कि ठीक है, देर ही सही, पर हम लोगों ने प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक भेजा है, और जनवरी में 2024 में यह सफलतापूर्वक L1 पॉइंट पर पहुँच भी गया है, और इसने अपने कार्य को करना भी शुरू कर दिया है। तो ये सारे के सारे एक बैकग्राउंड था जो आदित्य L1 को लेकर था। और आदित्य एक मिशन है जो सन के लिए भेजा गया, भारत का पहला मिशन है। सो फर्स्ट सोलर मिशन ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग आदित्य को जान सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आदित्य के अंदर कुछ चीज़ें हैं जिस पे जाने के पहले मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि सन पर भी क्वेश्चन आ सकता है। वैसे आपको बताऊं तो सन एक तरह से, ये जब आप यूनिवर्स का चैप्टर पढ़ते हैं, जब आप ज्योग्राफी उठाते हैं 6th क्लास की या 8th 9th क्लास की, तो वहाँ पे देखिए पहला चैप्टर आपको यूनिवर्स से मिलता है। या फिर आप जीसीलियोंग वगैरह जो लोग पढ़ते हैं, मतलब क्योंकि आपको पढ़नी होती है, फिजिकल ज्योग्राफी की बड़ी अच्छी बुक है, वहाँ भी पहला चैप्टर यूनिवर्स ही होता है। वहाँ पर आप देखिए, वहाँ पर आपको सन के स्ट्रक्चर्स वगैरह के बारे में बताया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आपके पेपर में आदित्य L1 की जगह वो थोड़ा सा इंटरेस्ट ले ले और सन के स्ट्रक्चर पर ही क्वेश्चन पूछ दे। तो सन का एक इंटीरियर स्ट्रक्चर है जो मैंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है, और ये फिलहाल इट्स अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स। इसका साइंस एंड टेक से भी थोड़ा आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि एक मिसलिनियस चैप्टर है, या कह सकते हैं इंटरकनेक्टिंग है साइंस एंड टेक के साथ। तो ये सन का एक स्ट्रक्चर है जहाँ अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ें दिख रही हैं आपको। सबसे सेंटर में जो एरिया होता है वो कोर होता है, वो एक्चुअल में वही जगह होता है जहाँ पर सन के अंदर होने वाला रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन चलता है। तो यही वो जगह है जहाँ पर एक्चुअल में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। उसके बाद का जो एरिया होता है उसे कहते हैं रेडिएटिव जोन। यहाँ से होकर जो एनर्जी होती है वो ट्रांसफर होती है, रेडिएट होती है, आगे पहुँचती है उस जोन को कहते हैं कन्वेक्शन जोन। ओके, यहाँ से भी एनर्जी ट्रांसफर होती है, यहाँ रेडिएशन के द्वारा ट्रांसफर होती है, और यहाँ पर कन्वेक्शन के द्वारा। यहाँ पे डिफरेंस होता है, एनर्जी दोनों जगह ट्रांसफर होती है, पर यहाँ पर रेडिएशन से और यहाँ पर कन्वेक्शन से। फिर आपको आप आगे देखिए, आगे आपको मिलता है फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर अगर देखें तो यही सन का वो हिस्सा है जो हम सीधा दिखता है। इसके बाहर भी एक लेयर होता है जिसको हम कहते हैं क्रोमोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर आपको सिर्फ और सिर्फ उसी समय दिखता है जब सूर्य ग्रहण होता है, यानी एक्लिप्स आते हैं। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है, ड्यूरिंग एक्लिप्स पीरियड ऑफ टाइम सन का कौन सा पार्ट है जो हमें पृथ्वी से दिखाई देता है? तो आंसर होता है क्रोमोस्फीयर। और सबसे लास्ट की चीज़ होती है कोरोना, और कोरोना अपने आप में बहुत सारे मिसलेनियस इंफॉर्मेशन देती है जिसके बारे में आज तक वैज्ञानिकों को बहुत ज़्यादा पता नहीं चल पाया है। ये कुछ इस तरह के ल्यूमिनस इन्वेलप होते हैं जो बहुत ही हाई टेम्परेचर प्लाज्मा के साथ सूर्य के चारों तरफ आग उगलते हुए गोले के फॉर्म में, प्लाज्मा के फॉर्म में देखते हैं। प्लाज्मा एक तरल आयोनाइज्ड गैसेस वाला पार्ट होता है जिसे हम लोग फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं। ये सारा का सारा स्ट्रक्चर है, इंटीरियर ऑफ सन है, जिसका पिक्चर आप देख सकते हैं।
और फिर मैं आपसे बोलूँगा इन सारे के सारे स्ट्रक्चर्स को ठीक से देकर जाइएगा। क्या पता आदित्य तलवर ना देकर वो सन के इंटीरियर स्ट्रक्चर से क्वेश्चन देके वो ज्योग्राफी की तरफ मुड़ जाए, ठीक है ना। फिर आपके ज्योग्राफी वाले टीचर बोले कि देखो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन था जो आपके पेपर में आया था। अब बात करते हैं इसरो का जो आदित्य L1 है, इसे भेजा कहाँ गया है, L1 पॉइंट पे भेजा गया है। और सबसे बड़ी बात बताऊं तो सन की जो मिस्ट्रीज है ना, सन के जो रहस्य हैं उसका पता लगाना है। सन के कौन कौन से रहस्य हैं, जैसे सोलर विंड, सोलर सुनामी, सोलर फ्लेयर। जब सोलर फ्लेयर आते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी पृथ्वी पर कहीं ना कहीं आग भी लग सकती है। इतना ही नहीं दोस्त, पूरी पृथ्वी पे नहीं, कहीं उसका अगर जो झोंका होता है, कुछ बड़े लेवल का अगर सोलर फ्लेयर आ जाता है तो अर्थ पे कहीं आग भी लग सकती है। इसके अलावा अगर आप सोलर फ्लेयर देखें तो जो सैटेलाइट्स बीच में आते हैं उनमें भी उसका इफेक्ट पड़ता है। जैसे GPS कोई सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है, देर ऑल्सो गेट ऑल्सो मतलब गोइंग इफेक्ट बिकॉज ऑफ द सोलर फ्लेयर। यहाँ तक कि नासा वार्निंग भी देता है, हर 2-2 साल में छोटे छोटे सोलर फ्लेयर आते हैं और करीब 9 से 10 साल के इंटरवल में मैसिव साइज के सोलर फ्लेयर आते हैं और इतने साइज के, इतने हैवी आते हैं कि वो हमारे अर्थ के ऑर्बिट्स के अंदर भी घुसने की कोशिश करते हैं और उस दिशा में ये हमारे लिए काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं। अगर आप 2022 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखें, 2022 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखें तो यूपीएससी ने सोलर फ्लेयर पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सोलर फ्लेयर से इनमें से किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए आपके पेपर में इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी गए, कोई करंट अफेयर्स नहीं था, ये एक जनरल क्वेश्चन था, सोलर फ्लेयर से क्या होता है। उसमें एक स्टेटमेंट था कि इससे सुनामी भी होती है। तो काफ़ी बच्चों ने आइडेंटिफाई किया भाई सुनामी तो ज़मीन के नीचे चलने वाला एक अर्थक्वेक होता है जिसके वेव्स से एनर्जी होती है, जिसकी वजह से ओशन के नीचे वो वेव्स चलता है और उसकी एनर्जी से पानी उठता है और बहुत तेज़ी से कोस्टल एरियाज की तरफ जाता है और मास लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन कर सकता है। तो उसका सोलर फ्लेयर से क्या लेना देना है, वो तो अर्थ के नीचे चलने वाले हीट कन्वेक्शनल करंट होते हैं जो ज्योग्राफी वाले टीचर पढ़ाते हैं, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। फाइन, तो मैंने बोला इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे गए हैं और यहाँ पर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था। जिनको कॉन्सेप्ट समझ में आता है उनके लिए क्वेश्चन समझ में आसानी से आ जाएगा। किसी करंट अफेयर्स के लास्ट मोमेंट ऑफ टाइम में मैगजीन से काम नहीं होने वाला है। इसके लिए आपको एक जनरल कंसेप्ट बनाना होगा जो मैं आपको क्लास में स्टैटिक चीज़ों में बताता हूँ। ठीक है, ये भारत का पहला स्पेस मिशन है जो इस चीज़ के लिए भेजा गया। L1 ऑर्बिट्स में भेजेंगे। L1 ऑर्बिट्स इतना खासियत क्यों है उस बारे में भी बात करेंगे। पहले आपको कुछ फैक्चुअल डेटा दे देता हूँ, देखिएगा। इसको भेजा गया है 2 सितंबर 2023 को और ये L1 पॉइंट पे पहुंचा कब है, ये पहुंचा है 6 जनवरी 2024 को करीब करीब 4 बजे की शाम को। और यहीं पर दूसरी चीज़ और बता दूं, ये अगर देखा जाए इंडिया सेकंड एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी क्लास मिशन आफ्टर एस्ट्रोसैट्स, ठीक है ना। तो अगर अंतरिक्ष की स्टडी करने के लिए, तो अंतरिक्ष में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हमारा सन भी हमारे सोलर सिस्टम के अंदर आता है। एस्ट्रोसैट के बाद अगर भेजा गया है कोई भी तो ये दूसरा है। एस्ट्रोसैट पे वैसे भी अगर आप देखिए तो यूपीएससी में 2016 के प्रीलिम्स में एस्ट्रोसैट और मंगलयान पर यूपीएससी ने प्रीलिम्स के क्वेश्चंस दे दिए हैं। और मेरी ये आदत होती है जब भी मैं आपको पढ़ाता हूँ तो ये बताता चलता हूँ कि भैया देखो ये क्वेश्चन है जो यूपीएससी ने करंट अफेयर से पूछे हैं, ताकि आपका दिमाग, आपका होश ये चीज़ें समझ में आ जाए। ताकि किसी को करंट लगे या किसी को स्टैटिक लगे तो चीज़ें समझिएगा। और एस्ट्रोसैट वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एस्ट्रोसैट एक तरह का मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेटरी होता है जिसे लगभग अर्थ के सरफेस से 650 किलोमीटर की हाइट पे लगाया गया है और यहाँ से यह अंतरिक्ष पे नज़र रखने के लिए लगाया गया था। फिलहाल इसकी उम्र अब खत्म हो चुकी है। इसे 2015 में लगाया गया था और 5 साल इसकी लाइफ स्पैन थी, ठीक है। वो अलग बात, 1-2 साल इसने ज़्यादा काम किया था। लेकिन एस्ट्रोसैट के बाद अगर देखा जाए तो अंतरिक्ष में इस तरह की चीज़ों की सेलेस्टिकल बॉडी वगैरह की स्टडी करने के लिए ये भारत का दूसरा सैटेलाइट है या स्पेस क्राफ्ट है जो भारत ने भेजा है एस्ट्रोनॉमी के लिए। तो ये चीज़ भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने अपने बैकग्राउंड में एस्ट्रोनॉमी बता दिया। जिनको स्टैटिक चीज़ों की समझ होती है वो तुरंत एस्ट्रोनॉमी से, एस्ट्रोसैट से चीज़ों को जोड़ दिए होंगे। अब आपको आगे लिए चलते हैं, इस मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। एक लाइन में बोलूँ तो सोलर मिस्ट्रीज, सूर्य के रहस्यों के बारे में जानकारी देना। अब देखिए सूर्य के रहस्यों के बारे में जानकारी, तो भैया वहाँ का सन का अपर एटमॉस्फेयर कैसा है, क्रोमोस्फीयर, कोरोना के बारे में, कोरोना के जो डायनेमिक इफेक्ट्स होते हैं, सोलर फ्लेयर, सोलर सुनामी, सोलर विंड, जो इस तरह की चीज़ें मैं बोल रहा था इसके बारे में। ओके, एक बात और बताऊं तो आदित्य L1 के अंदर, L1 इसलिए बोला गया क्योंकि इसको L1 पॉइंट से भेजा जाता है। फिर मैं कह रहा हूं L1 पॉइंट पे हम डिटेल में बात करेंगे और सिर्फ L1 के बारे में नहीं दोस्त, L1, L2, L3, L4, L5 पांचों मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अब आपको पांचों पढ़ना चाहिए। एक चीज़ और, इसमें कुल 7 पेलोड्स हैं जो कि लगाए गए हैं, जिनमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट पेलोड है जिसका नाम है VLC। VLC की चर्चा सिर्फ इस बार ही नहीं रही है क्योंकि आदित्य L1 भेजा गया है, ये पीछे से भी 2 सालों से चर्चा बनी हुई है, तो ये पीछे से भी इंपॉर्टेंट बना रहा है, जिसका नाम है विजिबल
एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ, इट इज़ वन ऑफ द पेलोड। पेलोड जो लोग कभी स्टैटिक नहीं पढ़े हैं, कभी समझते नहीं, तो जान लीजिएगा एक लेमैन भाषा में एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जो हम किसी स्पेसक्राफ्ट के अंदर लगाते हैं, जैसे सेंसर, कैमरा, एंटीना, लेमैन भाषा में समझाने के लिए। उसी तरह से पेलोड्स होते हैं जिनकी मदद से वो स्पेसक्राफ्ट अपनी जगह पर ऑर्बिट में लगकर फिर वो उस जगह से अपना स्पेसिफिक काम को करते हैं। तो ये वही लिखा हुआ है, विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ, VLC। VLC सोलर कोरोनोग्राफ, कैपेबल ऑफ साइमल्टेनियसली इमेजिंग, स्पेक्ट्रोस्कोपी और स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री, इस तरह की चीज़ें होती हैं जिनकी मदद से ये VLC उस जगह पर होकर काम करता है। और इसी की मदद से हम लोग अगर देखें तो सोलर कोरोना के बारे में अच्छी तरह से समझ डेवलप हो पाती है। और सोलर कोरोना का कुछ मिसलिनियस टेम्परेचर जो है वो समझ नहीं आता कि नॉर्मल सन के सरफेस के टेम्परेचर से 6000 केल्विन ज़्यादा कैसे हो जाता है। ठीक है, इस तरह की चीज़ों के बारे में जो अभी चीज़ें क्लियर नहीं हैं उसको समझने में काफ़ी हद तक ये मिशन, जिसके अंदर VLC का मतलब विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ इंस्ट्रूमेंट लगाया गया है, इसकी मदद होगी। इसमें एक चीज़ और है जिसको हम सूट कहते हैं, वो भी बड़ा पॉपुलर रहा। ये तो पीछे से पॉपुलर रहा। एक और पेलोड है जो कि आदित्य L1 में इस साल बड़ा पॉपुलर रहा, जिसका नाम है SUIT, जो आपको इस टॉपिक के एंड में आपको दिखाऊंगा, रुकिएगा। लैग्रेंज पॉइंट पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखो ये L1 पॉइंट्स हैं, जरा समझिएगा। यहाँ आपको एक तरफ आपको ये सन दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो मैं लिख देता हूँ, दिस इज सन, दिस इज द अर्थ, यू शुड नो इट। ये सन है और ये अर्थ है, दो चीज़ें हैं। तीसरी चीज़ आपको बताऊं तो अर्थ से ये L1 पॉइंट है जहां पर आपने आदित्य L1 को रखा है, आदित्य स्पेसक्राफ्ट को रखा है इस जगह पर, और ये पृथ्वी से इधर की तरफ यानी सन की तरफ, पिक्चर से ज़्यादा क्लियर हो रहा होगा, सन की तरफ यहाँ पर लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर रखा गया है। ओके, 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर इधर रखा गया इस L1 पॉइंट पे। ठीक है ना, यही वो जगह है जहां पर आदित्य सैटेलाइट को रखा गया। ओके, और वहीं दूसरी तरफ अपोजिट तरफ देखोगे तो यहाँ आपको L2 पॉइंट मिलेगा। H2 पॉइंट वही है जहां पर 2021 के दिसंबर में एक आपने मिशन सुना होगा जिसका नाम था जेम्स वेब टेलीस्कोप, शॉर्ट में मैंने GW2T लिखा है, उसको भेजा गया था और यहां पर लगाया गया था L2 पॉइंट पे। ये दिसंबर 2021 का टॉपिक रहा है, न्यूज़ में काफ़ी पॉपुलर रहा है। जिस जेम्स वेब टेलीस्कोप पर UPSC ने 2022 के मेंस में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। फिर मैंने बोला आदत है मेरा पढ़ाते समय क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करने का, ताकि आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं वो काम का पढ़ रहे हैं या टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा एक तरफ L2 की तरफ, अच्छी एक चीज़ और बहुत अलग तरह का चीज़ आपको दिख रहा होगा, अर्थ के इधर की तरफ यानी सन की तरफ होता है L1 पॉइंट पे आदित्य को रखा गया, और अपोजिट साइड पे L2 पर जेम्स वेब टेलीस्कोप को रखा गया। इसका मतलब कुछ ना कुछ फीचर L1 पर होता होगा, कुछ ना कुछ फीचर L2 पॉइंट पर होता होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर आदित्य और यहाँ पर जेम्स वेब को रखा गया। उसी तरह से एक बात और बता दूं, आदित्य L1 को ही, यानी हमने सिर्फ आदित्य को ही यहाँ L1 पे नहीं रखा है, इसके अलावा नासा का एक मिशन और है जो L1 पॉइंट पर गया। ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है जिसके बारे में अभी आपको आगे बताने वाला हूं। इसी तरह जो बिंदु आप दो देख रहे हैं L1 L2, सिमिलरली L3 L4 L5 भी है जो आपको यहां दिख रहा है। अब पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, ये L1 L2 L3 L4 L5 है क्या, कहां से ये पता चला, और इतनी दूर ऐसा क्या था जो कोई पहुंच गया और इस चीज को बारे में बता दिया। तो यहां पर मैं सबसे पहले उस शख्स का नाम बताऊंगा जिनका नाम है लैग्रेंज। देखो बच्चा, लैग्रेंज एक्चुअल में एक मैथमेटिशियन है, एक गणितज्ञ है। ठीक है ना, और मैथमेटिक्स में ही आपने आर्यभट्ट के बारे में भी सुना होगा, तो वो भी कहते हैं गणितज्ञ ही थे, एक मैथमेटिशियन थे। और मैथमेटिक्स के आधार पर ही बताओ जीरो के कंसेप्ट से उन्होंने उठाया और ब्रह्मांड को समझा दिया कि जीरो एक प्लस और एक माइनस से मिलकर बना होता है, जहां एक को हम मैटर और दूसरे को एंटी मैटर कहते हैं। और तब जाके लोगों को मैटर एंटी मैटर का कॉन्सेप्ट समझ में आया, और वही एंटी मैटर जो UPSC के PPT में क्वेश्चन आ गया 2015 के आसपास, जहां लोगों को हवा भी नहीं लगा, क्योंकि लोग तो करंट अफेयर्स में एंटी मैटर पढ़ रहे थे, जबकि आइंस्टाइन का कंसेप्ट, सॉरी आइंस्टाइन की बात कर रहा हूं, आर्यभट्ट का कंसेप्ट कितना पुराना है। ठीक है, चलिए उस बारे में बात नहीं करते हैं। तो लैग्रेंज एक मैथमेटिशियन थे और मैथमेटिक्स के दम पर ही इन्होंने ब्रह्मांड की समझ विकसित की, अंतरिक्ष में चीज़ों के बारे में समझने में मदद मिली। जैसे आर्यभट्ट ने बताया वैसे ही लैग्रेंज ने बताया। और मैथमेटिक्स सच में अगर नहीं होता, मैं एक सब्जेक्ट और जोड़ लेता हूँ, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और फिजिक्स नहीं होता तो बच्चा आज आप लोगों को ब्रह्मांड के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती। चाहे आइंस्टाइन हो, चाहे सत्येंद्रनाथ बोस साहब हो, ये सब कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स और फिजिसिस्ट ही थे। ठीक है ना, सत्येंद्रनाथ बोस साहब तो फिजिसिस्ट तो थे ही, साथ साथ मैथमेटिशियन भी बोला जाता है। फिलहाल मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर लैग्रेंज नामक वैज्ञानिक ने इस चीज़ के बारे में बताया कि
किसी दो सेलेस्टिकल बॉडीज के अगर रिस्पेक्ट में बात करें तो अंतरिक्ष में ऐसी जगह होती हैं जहां पर कुछ फैक्टर्स होते हैं जो काम करते हैं, और उसी लैग्रेंज वैज्ञानिक के आधार पर, मैथमेटिशियन के आधार पर उन बिंदुओं को, उन जगहों को L1, L2, L3, L4, L5 जैसे जगहों से आप पॉइंट से डिनोट किया गया, जिसका पिक्चर यहां पे है और जिसके बारे में हम लोग आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, एक चीज और मैं आपको पहले बता दूं, असल में जो ये हमारा ब्रह्मांड है, द यूनिवर्स एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ 4 नेचुरल फोर्सेस। आज इसे गांठ बांध लीजिए और अच्छे तरीके से समझ जाइए। तो ब्रह्मांड जो है, यानी अगर हम यूनिवर्स की बात करें तो यूनिवर्स 4 नेचुरल फोर्सेस से मिलकर बना होता है। अगर आप में से किसी ने मेरी स्टैटिक क्लासेस में पार्टिकल फिजिक्स सुना होगा, और या फिर जब मैंने स्पेस टेक्नोलॉजी में आपको आदित्य L1 पढ़ाया होगा, वहां पर भी मैं इस बारे में बात करता हूं, जो कि मेरे काफ़ी बच्चे ऐसे, और वैसे भी इस प्लेटफॉर्म पे ज़्यादातर बच्चे वही होते हैं जिन्होंने मेरी क्लासेस की हैं। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर कोई वो एडवर्टाइजमेंट वाला काम नहीं होता ना कि आओ ये करो, वो एडमिशन लो, ये करो ना, ऐसा तो है नहीं, आपको सबको पता है। इसीलिए मेरे चैनल्स पे आपको स्टूडेंट्स के नंबर भी कम मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सीरियस ही बच्चे होते हैं। क्योंकि काफ़ी लोगों को तो साइंस टेक सर के ऊपर ही चला जाता है, उन्होंने पहले ही मान रखा कि साइंस एंड टेक का मतलब 15 क्वेश्चन हमारे बस का नहीं है, सिर्फ करंट अफेयर्स लास्ट के वो 50 पन्ने 100 पन्ने का कोई नोट्स आएगा, साल भर कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है और हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने बताया है कि यूनिवर्स 4 नेचुरल फोर्सेस से मिलकर बना हुआ है, और वो 4 नेचुरल फोर्सेस के नाम मैंने ही बोला कि भैया देखो, पहला तो आपको मिलता है जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। गॉट इट, द वन इज कॉल्ड एज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा मैंने कहा भाई देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है जो ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करता है, सेकेंड फोर्स। तीसरा मैंने बोला भाई स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, और चौथा मैंने कहा, चौथा जो है जिसको हम कहते हैं वीक फोर्स। यानी जो ब्रह्मांड है वो 4 नेचुरल फोर्सेस से मिलकर बना हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स और वीक फोर्स। अभी के लिए मेरे इस टॉपिक्स को समझाने के लिए, L1 पॉइंट को समझने के लिए मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ जाना है। ग्रेविटेशनल फोर्स, जब हम 9-10 की क्लास में फिजिक्स पढ़ते थे, ग्रेविटेशन वाला चैप्टर, वहां पे बोला जाता था कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक तरह का अट्रैक्शनल फोर्स होता है, यानी एक तरह का आकर्षण बल होता है। इट इज अ काइंड ऑफ अट्रैक्शनल फोर्स जो दो बड़े हेवनली बॉडीज के बीच लगता है, दो बड़े निकाय के बीच लगता है, दो बड़ी बॉडी के बीच लगने वाला एक अट्रैक्शनल फोर्स होता है। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आपका टीचर जब आपको टाइड्स पढ़ाता है तो बच्चा कहता होगा एक अर्थ है और एक मून है, दोनों बहुत ही हैवी हैं और दोनों के बीच एक अट्रैक्शनल फोर्स है जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। मून अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा होता है, अर्थ मून को अपनी तरफ खींच रहा होता है, लेकिन ये दोनों इतने भारी होते हैं, ना तो अर्थ कहीं जाता है ना तो मून कहीं जाता है, लेकिन पानी जो होता है अर्थ पर जो होता है वो हल्का होता है। इस अट्रैक्शन की वजह से उठता और उतरता है, उठता और गिरता है, इसी को टाइड्स कहते हैं। और अगर आपका ज्योग्राफी का टीचर साइंस बैकग्राउंड होगा तो एक फार्मूला लिख देता होगा कि भाई देखो F = GMM/r²। फिलहाल अगर वो लिखे या ना लिखे इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, हमको तो सिर्फ कंसेप्ट समझना। अच्छा, एक तरह का अट्रैक्शनल फोर्स होता है, लेकिन अट्रैक्शनल फोर्स प्रकृति में खुद ही पाया जाता है और दो बड़े सेलेस्टिकल बॉडी के बीच लगने वाला होता है जो आप यहां पर देख रहे हैं। गॉट इट। तो मैंने कहा कि जैसे मान लो एक सन है और एक, जैसे मैंने कहा कि एक पृथ्वी है और एक अर्थ, एक मून है, उनके बीच लगा दो बड़े सेलेस्टिकल बॉडी, वैसे ही सन और अर्थ के बीच में भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता होगा, 100% होता होगा। लेकिन L1 पॉइंट एक ऐसी जगह होती है जहां पर इस तरह के फोर्सेस जो होते हैं जो नेचर में, कुदरत में है। जैसे अगर पूछूं ये फोर्स कहां से आए ब्रह्मांड में, तो ये कुदरत से आया, यानी ये नेचुरल फोर्स है। इसके पीछे जिम्मेदार कौन? ईसा मसीह, गुरु नानक देव, भगवान, ईशा, अल्लाह, ये सारे के सारे जो है ना, यही लोग है ना, श्री रामचंद्र जी, यही लोग हैं जो इस नेचुरल फोर्स को लेकर आए। यानी हम जिस भी आद्य देव को मानते हैं, आप वही मान लीजिए कि ये ही है जो इस फोर्स को लेकर आए हैं, क्योंकि नेचुरल फोर्सेस हैं, इनका कोई सोर्स थोड़ी ना अवेलेबल है। ठीक है, तो इन्हीं से। और ग्रेविटेशनल फोर्स एक तरह का ट्रैक्शनल फोर्स होता है। अब मैंने वही बोला, लेकिन याद रखिएगा दो सेलेस्टिकल बॉडी के बीच लगने वाले होते हैं जो बड़ी बड़ी बॉडीज होती हैं। अब यही अट्रैक्शनल फोर्स का एक इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, यही का एक इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है एक्चुअल में, वही हम यहां पर बात कर रहे हैं। लैग्रेंज पॉइंट एक तरह का देखा जाए तो ये ऐसी जगह होती है जब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ टू लार्ज मासेस जो प्रिसाइसली होता है वो इक्वल हो जाते हैं, यानी इन दोनों के बीच का एक अट्रैक्शनल फोर्स होता है, यहां पर इक्विलिब्रियम में आ जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्त, कुछ और भी नेचुरल फोर्सेस होते हैं, जैसे सेंटीपिटल फोर्स, कोरियोलिस फोर्स, इस तरह के फोर्सेस भी जो होते हैं वो L1 पॉइंट पर प्रॉब्लमैटिक नहीं होते हैं। और यहां पर जब हम सैटेलाइट्स को रखते हैं तो किसी भी तरह का अगर कोई एक्लिप्स टाइप की भी कंडीशन अगर सन की होती है तो उसका भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इस एरियाज में। और यहां पर किसी सैटेलाइट्स को रखने पर उसको कोई अधिक अपना फ्यूल या एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं होती है, जो कि एक तरह का इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। जैसे मैंने कहा, मान लो ये मैं हूं
और मेरी क्लास में 2 पाली में लोग बैठे हैं, कुछ इधर हैं कुछ इधर हैं, आप मुझे एक रस्सी से बांध लीजिए जैसे समुद्र मंथन होता है, ठीक है, आप मुझे रस्सी से बांध लीजिए, कुछ लोग इधर से खींचिए कुछ लोग इधर से खींचिए, ठीक है ना। अगर मैं एक ऐसे पॉइंट पे आ जाऊं, मान लो इस जगह पे, तो ऐसा जगह होता होगा जहां के दोनों के फोर्स इक्विलिब्रियम में आ जाते होंगे। अब मुझे कुछ दिक्कत ही नहीं, मैं चुपचाप वहां पे हूं क्योंकि दोनों के फोर्स का इक्वल इक्विलिब्रियम आ रहा है। एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही यहां मुझे कोई एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी। अगर मान लो इधर से एनर्जी आ रही तब मुझे इधर से अपने आप को बचाना पड़ेगा, इधर से ज्यादा एनर्जी आ रही तो अपने आप को बचाना पड़ेगा ताकि मैं यहाँ रहूं। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाए तो मुझे कोई जरूरत नहीं है और मैं आसानी से यहां पर रहकर काम करूंगा। एग्जैक्टली L1 पॉइंट कुछ इसी तरह की जगह होती है जहां पर इस तरह की चीजें होती, और यहां पर जब किसी तरह की एनर्जी ही नहीं लगानी है तो भैया यहां पर किसी भी तरह का फ्यूल किसी उपग्रह को काम कराने के लिए खर्च होने की जरूरत ही नहीं है। दिस पॉइंट इन द स्पेस कैन बी यूज्ड बाय द स्पेसक्राफ्ट टू रिड्यूस द फ्यूल कंजम्पशन नीडेड टू रिमेन इन द पोजीशन एज इट इज, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। अब अगर मान लो हम किसी भी को L3 पॉइंट पर रखते हैं तो L3 पॉइंट से ये हो जाता है कि सन का तो ये टूवर्ड साइड है जो अर्थ की तरफ है, और ये फार साइड है जिसकी इमेजेस वगैरह देखकर हम उसके बारे में समझ सकते हैं। चीज़ों को समझना, L2 पॉइंट क्या है? L2 पॉइंट एक ऐसी जगह होती है जहां पर अर्थ का कोई भी शैडो वगैरह इस पॉइंट पर नहीं आता है। और L2 पॉइंट पर एक्चुअल में जेम्स वेब टेलीस्कोप को इसलिए रखा गया क्योंकि जेम्स वेब टेलीस्कोप काम करता है बच्चा इंफ्रारेड की मदद से, और इंफ्रारेड के बेसिस के जो सेंसर होते हैं वो काम करते हैं कब? जब टेम्परेचर कम होता है। अब देखो अगर ये इधर की तरफ है, ठीक है, तो सन के अपोजिट साइड में, तो यहां पर डेफिनेटली टेम्परेचर काफी हद तक कम होगा क्योंकि सन की रोशनी उस हिसाब से नहीं जाएगी। सन की रोशनी जाएगी लेकिन मैसिव नहीं जाएगी, ठीक है। और वैसे ही बताऊं तो इस स्पेसक्राफ्ट के चारों तरफ एक पैराशूट टाइप का एक देखोगे, अगर आप पिक्चर देखोगे तो एक गोल्डन कलर का एक कवर होगा। ऐसा कहते हैं कि फुटबॉल के स्टेडियम के बराबर कवर होगा, इतना बड़ा एक इस तरह का कवरिंग है जो सन के रेडिएशन को और कम कर देता है, जिससे आसानी से ये काम करता है। वो अलग बात है कि सन का रेडिएशन वहां पहुंचता है जिससे उसका सोलर पैनल वगैरह चार्ज हो जाए और जेम्स वेब टेलीस्कोप वहां से काम करे। लेकिन L2 पॉइंट की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि ये ऐसी जगह होती है, लैग्रेंज ने इस बारे में बताया, जहां पर अर्थ का कोई शैडो भी नहीं आता है और सन का इफेक्ट भी वहां पर ना के बराबर होता है, काफी कम होता है। बस इतना ही कि सोलर पैनल से बैटरी चार्ज हो जाए जिससे वो फोटो इमेजेस जो ले रहा है उसका सिग्नल पृथ्वी पर भेजे। आपको पता होगा किसी स्पेसक्राफ्ट में पावर का सोर्स जो होता है उसमें सोलर पैनल ही होता है, और सोलर पैनल ना बोल के सोलर अरे बोलिए। अरे का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ सोलर पैनल जिसकी मदद से वो चीज वहां पहुंचकर फिर वहां से काम करती है। गॉट इट? तो ये आपका एक बेसिक एक बैकग्राउंड रहा जो मैंने आपको यहां समझा दिया। थोड़ा सा मैं आपको L1, अच्छा एक चीज और यहां पे देखो, कुछ चीजें और आपको दिख रही होंगी। ये L4 और L5 पॉइंट देखो। L4 जो पॉइंट होता है वो आप इधर देखो, ये सन है और ये अर्थ है, इसके बीच में एक इक्विलिब्रियम पॉइंट और ये पूरी तरह से इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ठीक है ना। और वही देखो सन और अर्थ के बीच में L5 पॉइंट, ये भी एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। यानी L4 और L5 का जो फीचर होता है वो एक ही होता है, ठीक है ना। वो आपको मैं दिखाता हूं। एक्चुअली इसके बारे में ये कहा जाता है किसी एस्ट्रॉइड्स या किसी सेलेस्टिकल बॉडी की अगर स्टडी करनी है ब्रह्मांड में, तो अंतरिक्ष में या ब्रह्मांड में ऐसे कह लो, तो यहाँ पर आप L4 L5 पॉइंट में रखते हैं तो उसकी इमेजेस अच्छी आती है। तो मैंने आपको सारी चीज़ों के बारे में चर्चा कर दी और मैं अभी आपको इसी वीडियोस में आगे आपको L2 के बारे में, जेम्स वेब के बारे में बात करूंगा। अब मैं आपको ये चीज़ नहीं बताऊंगा कि L2 पॉइंट में जेम्स वेब टेलीस्कोप को क्यों रखा गया, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बता दिया अभी, और इस पूरा का पूरा कंसेप्ट को मैंने समझा दिया कि इस पूरे कंसेप्ट को बताने वाला जो बंदा था, जो मैथमेटिशियन था, उसका नाम था लैग्रेंज। आइए आप देखते, और याद रखिएगा यूपीएससी में कॉन्सेप्ट आता है दोस्त, आप फैक्ट पढ़ रहे हैं इसलिए आप फंस रहे हैं, ओके, इसलिए आप फंस रहे हैं। चीज़ों को अगर समझ आता है, आप देखो ना 2022 में क्या खूबसूरत सा क्वेश्चन पूछा, भैया सोलर फ्लेयर से क्या होता है? किसी भी करंट अफेयर्स की मैगजीन में था ही नहीं, है ना, था ही नहीं। लोग ढूंढ रहे थे, है ना, मिला ही नहीं, करंट था ही नहीं, जनरल था, तो कहाँ मिलेगा तुमको? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, है ना, इधर आओ। और आदित्य L1 भी कोई आज का न्यूज नहीं है, आज का न्यूज नहीं है, 2010 से न्यूज है। मैंने आपको शुरुआत में समझा दिया है। थोड़ा सा L1 पॉइंट, लैग्रेंज पॉइंट्स को भैया इस बार थोड़ा डिटेल में करेंगे। क्या है? देखो L1 पॉइंट पे जो सैटेलाइट को रखा गया 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस है, और यहाँ से सोलर ऑब्जर्वेशंस करना बहुत ही आसान होगा। इट्स अ आइडियल प्लेस फॉर द सन स्टडीज। और यहाँ पर देखो द सोलर एंड द हीलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, जिसको सोहो कहते हैं। मैंने आपको बोला था एक ऐसा सैटेलाइट है जो L1 पॉइंट पर पहले भी भेजा गया है, जो इसमें यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा ने मिलकर काम किया है, वो भी L1 से ही ऑपरेट होता है।
गॉट इट। जो फीचर हमने अभी जिस कॉन्सेप्ट को सोचकर हम लोगों ने आदित्य L1 भेजा था, इस कॉन्सेप्ट पर यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा ने पहले ही एक मिशन भेज रखा है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, इट मे बी अ गुड क्वेश्चन फॉर योर पेपर। L2 पॉइंट एक ऐसी जगह होती है जहां पर जेम्स वेब टेलीस्कोप को रखा गया है और यहां पर जनरली ब्रॉडर यूनिवर्स को देख पाना आसान होगा विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम द अर्थ शैडो। ये भी मैंने बता दिया और दूसरी चीज भी बता दी, क्योंकि सन से दूर होने की वजह से इनमें इंफ्रारेड जो सेंसर होते हैं वो कम टेम्परेचर पर काम करते हैं, इसलिए भी ये काफी हद तक यहां पर इफेक्टिव होते हैं। लैग्रेंज पॉइंट 3 क्या है? लैग्रेंज पॉइंट 3 आपको अभी मैंने बोला फार साइड ऑफ सन को देखना है तो उसके लिए एक अच्छी जगह है ऑब्जर्विंग फॉर द फार साइड ऑफ सन। लैग्रेंज पॉइंट 4 और 5 क्या होता है? मैंने अभी आपको बोला ऐसी जगह होती है जहां पर आपको एक तरह से इक्विलैटरल ट्रायंगल जैसे शब्द का नाम लिया था उस फीचर पर बेस्ड होता है और यहां पर किसी एस्टेरॉइड्स या किसी सेलेस्टिकल बॉडी की स्टडी करने के लिए ये सबसे बेहतरीन जगह होती है। आई डोंट नो यूपीएससी क्या पूछने वाला है, आप पांचों के पांचों पॉइंट्स को देख लो, इनमें से कुछ भी होता है तो आप सुरक्षित रहिएगा, ठीक है ना, ठीक से देख लीजिए, ठीक है, सुरक्षित रहिएगा और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, ओके आगे बढ़ते हैं, इधर देखो। अब ठीक है, सारी चीजें तो फिलहाल हम बात कर चुके हैं, लेकिन एक बार फैक्ट्स ले लेते हैं। सोलर सिस्टम को समझने के लिए ये मिशन काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। स्पेस के वेदर को समझना ज़रूरी है, क्योंकि अंतरिक्ष में सोलर फ्लेयर और करोनल मास इजेक्शन जैसी जो चीज़ें होती हैं जो पृथ्वी की तरफ आकर बहुत सारी समस्या उत्पन्न करती हैं, जो मैंने आपकी बोला था जिसमें सोलर फ्लेयर से क्या क्या प्रॉब्लम होती है, 2022 के प्रीलिम्स में एक जनरल क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है। सोलर फिजिक्स में बहुत सारी नई चीज़ें, प्लाज्मा डायनेमिक्स जो सन के बाहर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, हीटिंग मैकेनिज्म्स होता है, इन चीज़ों को समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स में भी काफ़ी मदद मिलने वाली है। बहुत सारे एनर्जी रिसर्च वगैरह हैं, उन पे भी हम काम करेंगे। जैसे आपको बताऊं तो पीछे के चैप्टर में मैंने आपको बोला था दुनिया में एक न्यूक्लियर फ्यूज़न को लेके काफ़ी एक्सपेरिमेंट चल रहा है, जिसके लिए हम लोगों ने पीछे के एनर्जी चैप्टर में हमने ईटर की बात की। और फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके पहले वाला वीडियो जरूर देखेंगे, क्योंकि एनर्जी के बाद ही स्पेस आपको समझ में आता है। क्योंकि कोई स्पेस में भी अगर कोई स्पेसक्राफ्ट बच्चा ऊपर जा रहा है तो उसके अंदर अभी कोई प्रोपेलेंट या फ्यूल का सोर्स चाहिए, ठीक है ना। तो प्रोपेलेंट या फ्यूल प्लस ऑक्सीडेटर का सोर्स तो हमने एनर्जी में ही बात करेंगे ना, सॉलिड होता है कि लिक्विड होता है कि गैस होता है। इसलिए कूदिएगा नहीं, सिस्टमैटिक, जैसे मैंने किताब लिखी है ना, पहले ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, फिर एनर्जी, फिर स्पेस, उसके बाद स्पेस में जब आप सैटेलाइट भेज देंगे तब आप डीटीएच चलाइएगा ना, तब आप आईसीटी पढ़िएगा, और जब सैटेलाइट भेज दीजिएगा तब देश की सुरक्षा कीजिएगा बॉर्डरिंग एरियाज में, तो उसको फिर डिफेंस की तरफ जाइएगा। यानी इसी कैस्केडिंग ऑर्डर में आपको पढ़ना चाहिए विषय, फिर आप समझेंगे, नहीं तो एक तरह से फैक्ट की तरह रट रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर वही कह रहा है कि भाई ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ क्लीन एंड सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेस पृथ्वी पर भी हम डेवलप कर पाएंगे। जो आर्टिफिशियल सर एक्सपेरिमेंट जैसे एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने पीछे बात किया हुआ है एनर्जी के चैप्टर में, अगर उस तरह की चीज़ें भी आएंगी। और इसके अलावा सैटेलाइट ऑपरेशंस वगैरह भी, है ना, अच्छे तरीके से हम विकसित कर पाएंगे, किस तरीके से काम कराया जाए, क्योंकि इस तरह के नॉलेज जो होंगे इसके बेसिस पर आगे कमिंग फ्यूचर के मिशंस को काफ़ी फायदा होने वाला है। गॉट इट। आगे आइए, अब बात ये होती है कि भाई वाई डू वी स्टडी ऑफ द सन एंड सोलर विंड्स। तो इस बारे में फिलहाल हम लोगों ने सारी बातें कर ही ली हैं। यही एक ऐसा स्टार है जो हमारी अर्थ से सबसे करीब है। नियरेस्ट स्टार फ्रॉम द अर्थ जब भी बोलते हैं तो सन ही को बोलते हैं। इसका सोर्स ऑफ लाइट और हीट, है ना, पृथ्वी पर जीवन के लिए ज़रूरी होता है। द सोर्स ऑफ सोलर विंड जिसके बारे में बोला जाता है, इसकी स्पीड लगभग 500 किलोमीटर पर सेकंड होती है। आयोनाइज गैसेस वगैरह होते हैं जो सन स्ट्रीम्स की तरफ से पृथ्वी की तरफ आते हैं। इन चीज़ों को समझना है तो ये चलना पड़ेगा। सोलर विंड्स वगैरह किस तरीके से अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को, है ना, इफेक्टिव डालते हैं, और इसके अलावा डिस्टर्बेंसेस वगैरह करते हैं, जैसे सैटेलाइट वगैरह में दिक्कत होती है। इस तरह चीज़ों को भी समझने में मिशन काफ़ी हेल्प करने वाला है। बाकी साइंस के ऑब्जेक्टिव्स में हम कुछ बात नहीं करने वाले हैं, एक बार ऊपर से आप देख लीजिएगा। मैंने सारी चीज़ बता दी, जैसे करोनल मास इजेक्शंस, ठीक है, क्या होता है, फाइन। इसके अलावा सन के जो मल्टीपल लेयर्स होते हैं उनकी स्टडी करना, क्रोमोस्फियर, करोना, ये क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड को इफेक्ट डालता है सोलर फ्लेयर, ये सारी चीज़ें हैं। सन के ऊपर के एटमॉस्फेयर की स्टडी करना, क्रोमोस्फियर को समझना, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। स्पेस में होने वाला जो बदलाव होता है, जो डायनेमिज्म होता है जो सोलर विंड का, उससे क्या क्या प्रभाव होते हैं। स्टिल इट इज़ गोइंग टू रिपीट फर्दर वॉट एवर आई टोल्ड यू अर्लियर गाइज इन दिस केस, जो आपको दिख रहा होगा।
फाइन, अब आपको लिए चलते हैं पेलोड्स के बारे में जो मैंने कहा था। एक तो वीएलसी आपने पहले देखा था, उसके अलावा मैंने बोला था एक और हम आगे बात करेंगे। यहाँ देखिए इस पूरे के पूरे मिशन में आदित्य L1 में सोलर एटमॉस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, करोना। अब आप क्रोमोस्फेयर और करोना समझते हैं क्योंकि आपको मैंने सन के इंटीरियर का पिक्चर समझा दिया, इसको बताएंगे। यहाँ पर टोटल 7 पेलोड्स हैं जो लगाए गए हैं। इनमें से 4 ऐसे पेलोड हैं जो रिमोट सेंसिंग का काम करेंगे सन के लिए, जो डायरेक्टली सन की स्टडी करेंगे, है ना। इसके अलावा 3 ऐसे हैं जो इन सीटू ऑब्जर्वेशन करेंगे। इन सीटू ऑब्जर्वेशन की मदद से हम लोग लोकल इन्वायरमेंट को समझ पाएंगे जो L1 पॉइंट के पास किस तरह की कंडीशन होती है। तो ये कुल 7 ऐसे पेलोड हैं जिसकी मदद से हम लोग आदित्य L1 के रिजल्ट्स देखेंगे, किस तरीके से वो क्या रिजल्ट दे रहा है अभी आने वाले और समय में। यहाँ पर मैंने कुछ 7 पेलोड्स के नाम लिख दिए हैं फिलहाल, क्योंकि ये मिशन गया है इसलिए मैंने 7 पेलोड्स नाम लिख दिए हैं, जिसमें रिमोट सेंसिंग पेलोड्स और 3 यहाँ पर इन सीटू पेलोड्स दिख रहे होंगे। तो 4 यू आर गेटिंग एज अ रिमोट सेंसिंग और 3 यहाँ पर बच्चा आपको दिख रहा है इन सीटू, और मिला के 7। इन सबके अलग अलग काम हैं, बट डोंट वरी। एक वीएलसी हमने शुरुआत में देखा था और मैंने कहा था एक और हम लोग देखेंगे सूट के बारे में, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और इन सबके अलग अलग फीचर्स हैं। विजिबल लाइट एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ जो कोरोना इमेजिंग वगैरह स्पेक्ट्रोस्कोपी का काम करता है। सूट सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप है जो फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर को देखता है, ठीक है। सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर जिसे सोलएक्सएक्स कहते हैं। सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर सन एज अ स्टार ऑब्जर्वेशन के लिए। हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर से हिलियोस कहते हैं। हार्ड एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर सन एज अ स्टार ऑब्जर्वेशन की स्टडी करने के लिए। और इन सीटू पेलोड जो होते हैं इनका काम होता है जिसमें ASPX है, एस्पेक्स है, पापा है। पापा को हम प्लाज्मा एलाइजर पैकेजिंग फॉर आदित्य के नाम से जानते हैं, बड़ा क्यूट सा नाम है। जब मैं आपको मंगलयान मिशन पढ़ाता हूं जिसको हम मॉम के नाम से जानते हैं, मार्स ऑर्बिटर मिशन, तो मैं उस समय कहता हूं ये आपको पता है पापा भी एक पेलोड का नाम है जो आदित्य L1 में गया था, है ना। प्लाज्मा एनालाइजर पैकेजिंग फॉर आदित्य के नाम से जानते हैं। तो प्लाज्मा एनालिसिस इलेक्ट्रॉन वगैरह के मूवमेंट को चेक करता है। ASPX भी है सोलर विंड वगैरह की स्टडी करने के लिए उसके डायरेक्शंस को। और लास्ट है एडवांस ट्राईएक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर्स जिससे मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी होती है, ठीक है, जिससे किस तरह के इफेक्ट होते हैं जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं। तो दीज आर द 7 पेलोड्स जो आपको यहाँ दिख रहा है। और ये 2 थोड़ा इंपॉर्टेंट, और पापा थोड़ा सा क्योंकि इंटरेस्टिंग नाम है तो थोड़ा सा ध्यान रखना, बट आई डोंट थिंक सो आपको बहुत ज़्यादा आदित्य पर कुछ UPSC में पूछा जाने वाला है। अब उसी सेकंड पेलोड्स के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जो आदित्य L1 के अंदर लगा है, जिसका नाम है सूट सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। देखो सूट का काम क्या है, ठीक है, इसको जरा समझना। एक्चुअल में जो वही मिसलिनियस फीचर्स हम लोग देख रहे थे, इसको बनाया किसने है, तो पुणे की एक लैब है कह लो, पुणेज इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, ओके, इसी ने बनाया है और इसको इसने इसरो को दिया है। ओके, इसके बाद सबसे बड़ी चीज़ यह है कि ऐसे टेलीस्कोप हैं जो आदित्य L1 मिशन में इसके थ्रू काम करने वाले हैं, और इसकी वजह से सन के अल्ट्रावायलेट एमिशंस, उसके जो हाई रिजोल्यूशन इमेजेस हैं जिनको कैप्चर करना है, जिससे हमको सन के एटमॉस्फेयर के बारे में पता चलेगा, कोरोना के बारे में पता चलेगा, यूवी अल्ट्रावायलेट जो वेवलेंथ होते हैं जो सन की तरफ से आते हैं उनका क्या इफेक्ट है, किस तरह से चीज़ें होती हैं, उनको समझने में मदद मिलेगी। और इसके अलावा ऐसा कहते हैं कि सूट के द्वारा हम लगभग 200 से 400 नैनोमीटर तक की जो एक्टिविटी होती है सन के प्लाज्मा वगैरह में, जो अल्ट्रावायलेट लाइट्स को होते हैं, उसको भी समझने में काफ़ी हद तक यहाँ मदद मिलने वाली है, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ सूट्स पे जाइए तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ मिलेंगी। एक तो यही है कि जो मिस्टीरियस फीचर जो सन का होता है, जिसमें अर्थ और सेलेस्टिकल बॉडीज़ पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है, जो हम जल्दी नहीं समझ पाते हैं, उसकी मदद सूट के द्वारा होगी। सूट ही जो होगा यूवी रेडिएशन के स्तर को समझने का प्रयास करेगा, क्योंकि यूवी रेडिएशन से देखिए स्किन के कैंसर्स वगैरह भी होते हैं, काफ़ी हैजार्ड्स होता है, तो उसको भी हम लोग इसकी मदद से समझ पाएंगे। शूट विल फैसिलिटेट अर्ली वार्निंग ऑफ द सोलर फ्लेयर और कोरोनल मास इजेक्शंस जो हमारे अर्थ की तरफ आते हैं, तो जनजीवन की सुरक्षा भी होगी। तो शूट एक तरह से अर्ली वार्निंग सिस्टम की भी तरह काम करेगा। अगर सोलर फ्लेयर जैसे बड़े बड़े बन रहे हैं, या फिर कोरोनल मास इजेक्शन जैसी घटनाएं हो रही हैं, ठीक है ना, इस तरह की घटनाएं जो सडनली मैग्नेटिक फील्ड्स वहाँ का बढ़ जा रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक आयंस हो रहे हैं जो पृथ्वी की तरफ रिलीज हो रहे हैं, तो इन सारी एक्टिविटीज़ को समझना आसान होगा। यहाँ पे कुछ ऐसे पिक्चर्स हैं जो शूट के द्वारा कैप्चर किए गए हैं, है ना। इमेजरी इज कैप्चर बाय द सूट, जहाँ आपको क्वाइट सन, सन स्पॉट, प्लेग, ये कुछ पिक्चर्स हैं जहाँ पर दिखाए जा रहे हैं आदित्य L1 के केस में।